नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सतना में एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है और आग बुझाने के प्रयास हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग पूरे गोदाम में फैल चुकी है। गनीमत है कि गोदाम खाली इलाके में बना हुआ है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं। धुएं का काला भयंकर गुबार आपको नजर आ रहा होगा। आग की लपटें भी आपको वहां पर नजर आ रही होंगी। हालांकि आग कैसे लगी है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। ये साफ नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सतना संवाददाता शिवेंद्र सिंह बघेल जुड़ गए हैं फोन पर। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आग पे काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं और लगभग अभी तक 15 से 20 दमकल का पानी जो है उस पे डाला जा चुका है, लेकिन पूरी तरह से आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। क्योंकि ये टेंट हाउस का गोदाम था, इसके लकड़ी के फर्नीचर भी थे और साथ में गद्दे थे और अन्य जो कपड़े थे। तो इसमें आग भीषण रूप धारण कर ली और पूरा जो गोदाम है आग की लपटों में घिर गया। हालांकि मौके की सूचना पर नगर निगम का फायर अमला, महापौर और उसके साथ साथ में कमिश्नर आयुक्त तो वहां पे पहुंचे थे, लेकिन युद्ध स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन आग पूरे गोदाम में फैली हुई थी और उस पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। और जब तक आग पर काबू पाया जाएगा तब तक पूरी तरह से जो गोदाम है जलकर खाक हो चुका है। जी बिल्कुल शिवेंद्र, क्या अभी पता चल पाया कि आग किन कारणों से लगी थी गोदाम में? देखिए, अभी तो जो जानकारी मिली है आग लगने की पुख्ता वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। और जब तक आग में काबू पाया जाएगा, इसके बाद फायर अमला जांच करेगा तब स्पष्ट हो पाएगा कि आग की वजह क्या थी। ठीक है, बिल्कुल। और शिवेंद्र, बताया जाता है कि 6 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं हम कि आग कितनी भीषण है वहां पर? जो ये गोदाम है ये 60 बाई 100 में बना हुआ था और इस पे फर्नीचर के कुछ उपकरण रखे हुए थे, साथ में जो कपड़े थे और टेंट हाउस जो सामान थे वो रखे हुए थे। और ये जैसे ही आग लगी ये पूरा गोदाम पहले धुओं के गुब्बारों में ढक गया और उसके बाद जो आग है विकराल रूप धारण कर ली। और जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक पूरा गोदाम धुआं के जलने लगा, क्योंकि एक तरफ से आग बुझाने का प्रयास किया जाता रहा और 6 दमकल की गाड़ियां कई बार पानी लेके गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसको तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। और अब लगभग आग पे काबू पाया गया है, लेकिन जब तक पूरा जो गोदाम है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। जी ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बालोद से खबर है, जहां बेकाबू कार पलट गई है। सीसीटीवी में दुर्घटना कैद हुई। पलटी खाकर कार खाई में जा गिरी। कार ड्राइवर को चोट आई है। बाल बचा है कार सवार। तरौंद गांव की घटना बताई जा रही है। बालोद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेकाबू कार पलट गई है। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। कार खाई में जा गिरी। पलटने के बाद कार ड्राइवर को चोटें आई हैं। बाल बच गया है। बाइक सवार तरौंद गांव की घटना बताई जा रही है। बालोद से खबर, जहां बेकाबू कार पलट गई, ये तस्वीरें भी सामने आई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ? ये देखिए, तेज रफ्तार ये कार थी और अनियंत्रित होकर के बचाने के चक्कर में इस तरह के हादसे हैं वो हुए हैं। और लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में और की जो रफ्तार का कहर है वो लगातार जारी है और यही वजह है कि आज भी एक कार है वो खाई में गिरी है और ये तेज रफ्तार कार है, इसकी वजह से ये पूरा मामला है सामने आया है। सीसीटीवी जो कैमरे में है पूरी घटना की जो तस्वीर है वो कैद हुई है और इससे साफ अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ये जो है किस तरह से रफ्तार थी गाड़ी। और ये कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तरस गांव की ये पूरी घटना है वो बताई जा रही है। ड्राइवर को चोटें आई है और इसमें जो
जो बाइक जो सवार था वो बाल बाल बचा है। तो ये कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार है और रफ्तार की वजह से इस तरह के हादसे हैं वो होते हैं। सुमित, निश्चित तौर पर काफी तेज रफ्तार नजर आती है सीसीटीवी में युगल, और कार में और भी लोग सवार थे क्या? और साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो बाइक सवार था वो बाल बाल बच गया इस हादसे में। अभी जो जानकारी आई है उसमें एक चालक ही था और बाकी बाइक को बचाने के चक्कर में इस तरह की जो घटना है वो सामने आई है। और अभी फिलहाल जो चालक है उसे चोटें आई है और बड़ा हादसा टल गया। और अगर विपरीत दिशा से अगर कोई और कार या दूसरी गाड़ियां आई होती तो ये हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि चाहे वाहन चालक कोई भी हो, रफ्तार पे बिल्कुल कंट्रोल रखना चाहिए। और जब तेज रफ्तार है और कंट्रोल नहीं है तो इस तरह के हादसे हैं वो आते हैं। और देखिए ये तस्वीर जो सीसीटीवी की जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि किस तरह से तेज रफ्तार जो कार था और अनियंत्रित होने के बाद इस तरह की जो दुर्घटना है वो सामने आई है। जी ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दमतरी से खबर है जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम किया है। घड़ी चौक पर बैठकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। 24 दिन से आंदोलन पर हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। छत्तीसगढ़ में एक साथ दो स्थानों पर बाघ की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है। वन विभाग बाघ पर निगरानी करने और उनकी सुरक्षा के उपायों में जुटा हुआ है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के मोरन जंगल में बाघ ने दस्तक दी। सोशल मीडिया पर बाघ की तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि मोरन जंगल से गुजरने वाली बनारस रोड पर गश्त लगाता बाघ दिखाई दिया। वहीं टाइगर की मौजूदगी से वन विभाग अलर्ट हो गया है। बलरामपुर के कैलाशपुर जंगल के किनारे भी बाघ बैठा दिखाई दिया। बाघ को सड़क के किनारे बैठा देखकर आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं बाघ की मौजूदगी वाले इलाके में वन विभाग ने कैमरे लगाए हैं। वन विभाग स्थानीय लोगों से बाघ से दूर रहने की अपील भी कर रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी नौकरियों में SC/ST को लाभ दिया है। प्रदेश को लगातार स्वच्छता का अवार्ड मिला है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना, मोर जमीन मोर मकान के तहत लाखों लोगों को घर मिला है। ऑनलाइन सट्टा और गैम्बलिंग के खिलाफ कानून बनाया गया है। राम वन गमन पथ का निर्माण किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में लोगों के घर तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। तो 6 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। नए राज्यपाल का आज अभिभाषण हुआ और स्वागत भी किया सभी ने। Government is committed for providing the benefit of reservation in government service and professional courses to the members of the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes as per law. Mukhyamantri Hat Bazar Link Yojana has benefited about 84 lakh people. Chief Minister Urban Slum Health Scheme has benefited about 40 lakh patients living in urban bodies. More than 1,42,000 women have been treated under the Mukhyamantri Lal Didi Clinic Scheme. Under Sri Dhanvantari Generic Medical Store Scheme, 194 stores are running in urban bodies where medicines are available at a subsidized rate. Korba, Mahasamund and Kankar districts have received the gift of new medical colleges.
बजट सत्र के पहले दिन सदन में सीएम भूपेश बघेल ने सदन में तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक मांगों पर सदन में कल चर्चा होगी और इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 और 4 मार्च को चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत ने इसके लिए व्यवस्था दी। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि राज्यपाल के पद को, उनके अधिकारों को चैलेंज करते हुए और राज्य का चीफ सेक्रेटरी हाई कोर्ट में कोई याचिका दायर करे। राज्यपाल के पद पर अगर सरकार को विश्वास नहीं है तो फिर अपना अभिभाषण कैबिनेट से पास करवाकर उसको राज्यपाल से पढ़वाना, ये कौन सी संवैधानिक परंपरा है? अंतिम अभिभाषण हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अब इन्होंने उसको अंगीकृत किया, लेकिन आप देखेंगे और आज का भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सरकार केवल वादा खिलाफी करना और वादा खिलाफी करना, झूठ बोलना, असत्य बोलना, ये सरकार के काम है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के विकास को ठप करने का काम, भट्ठा बैठाने का काम इस सरकार ने किया है, लोगों को ये उम्मीद रहती है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में निराशा का दौर चल रहा है इस सरकार के क्रियाकलाप से। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका अपमान करना कांग्रेस का, भूपेश बघेल जी का नैतिक दायित्व बन गया है। महामहिम के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के आने वाले विकास का प्रतिबिंब दूर से दिखाई दे रहा है। हमने पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ की सारी विकास की योजनाओं पे ये सत्र भी फोकस रहेगा, अभिभाषण भी फोकस रहेगा और हमारा बजट भी फोकस रहेगा। और हमें ये कहते हुए खुशी है कि महामहिम के अभिभाषण में उन सारी बिंदुओं का जिक्र है जिसको लेकर के हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़, जो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात कहते हैं और चुनाव में भी जाने की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों का। अधिक चर्चा के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और सदन की कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया है, लेकिन अभिभाषण के दौरान भी हमें हंगामा देखने को मिला और अभिभाषण के बाद भी आरोप प्रत्यारोप के दौर एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आए कांग्रेस बीजेपी के नेता। जी बिल्कुल, भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, बजट सत्र का आगाज हुआ है। और क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा, लिहाजा विपक्ष के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते जनता को रिझाने के लिए और एक तरह से जनता के प्रति या जनता के विषयों को सदन में उठाने के लिए। लेकिन आज जिस तरह से शोर शराबा हुआ वो राज्यपाल के अभिभाषण के पहले ही शुरू हुआ, जो कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद भी चलता रहा। विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं, उनका ये पहला अभिभाषण था, लेकिन अभिभाषण पढ़ने से पहले ही विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जब विपक्ष के नेता बृजमोहन अग्रवाल खड़े हुए और उन्होंने एक तरह से ये कहा कि राज्य सरकार ने याचिका लगाई है राज्यपाल के खिलाफ और ऐसे में कैसे उनसे अभिभाषण पढ़वा सकती है, जिसका एक तरह से माकूल जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से देने की कोशिश की गई। लेकिन इस बीच शोर शराबा और एक दूसरे पर कटाक्ष इतना बढ़ गया कि राज्यपाल को इन तमाम शोर शराबे के बीच ही अपना अभिभाषण शुरू करना पड़ा। और जब तक ये पूरा अभिभाषण राज्यपाल का चलता रहा उस दौरान सदन गरमाया रहा, लगातार बहसबाजी चलती रही और राज्यपाल के अभिभाषण के खत्म होते तक ये चलता रहा। तो एक तरह से ये तो सत्र का आगाज ही है और आने वाले दिनों में और तीखे तेवर विपक्ष के देखे जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कोई कोर कसर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी कोई चूक नहीं रखना चाहता और शायद इसीलिए यहाँ पर विवाद की स्थिति या यूं कहें कि हंगामे की स्थिति निर्भर हो गई है, अब निर्मित हुई है। आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति और देखी जा सकती है। बिल्कुल हंगामेदार होने के आसार हैं सत्र के। देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं मुरैना से बड़ी खबर, जहां रेत माफियाओं ने
कहर बरपाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से महिला को कुचल दिया, महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिमनी थाना इलाके के रानपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? रेत माफिया तो बेखौफ होते ही हो ही चुके हैं प्रदेश में, महिला को आखिर क्यों कुचला ट्रैक्टर ट्रॉली से? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम दिमनी थाना क्षेत्र के रानपुर गांव का है। एक महिला है जो सड़क पर जा रही थी, उसी समय एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से गुजरा और वो इतनी तेज गति में चला रहा था कि उसने महिला को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद घटनास्थल पर ही उस महिला की जो है मौत हो गई। जो ग्रामीण थे वो काफी गुस्साए हुए थे और ट्रैक्टर छोड़कर जो आरोपी है वो अकेले फरार हो गए। परिजन और ग्रामीणों ने वहां पर चक्का जाम कर दिया और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने काफी देर तक वहां चक्का जाम करके रखा। जब पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की उनको आश्वासन दिया, उसके बाद ये जाम खोला जा सका है। सुमित, ये कोई पहला मामला नहीं है। मुरैना में लगातार इस तरह की घटनाओं को देखने में आ रही है कि जब रेत माफिया जो अनियंत्रित गति से चलते हैं और उससे कहीं ना कहीं लोगों को हादसे का शिकार बना रहे हैं। ये कहें कि जो पुलिस प्रशासन है उसको चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, हमने देखा है कि रेत माफियाओं के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। पुलिस की पार्टी पर भी वो हमला कर देते हैं और अब जैसे ये घटना सामने आई है कि तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से महिला को कुचल दिया गया। रेत माफियाओं की तरफ से तो कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है रेत माफियाओं पर। अब पर जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की तरफ से चंबल से रेत उत्खनन पर पूरी तरीके से बैन है और यदि कोई अवैध उत्खनन करता पाया जाता है तो उसके ट्रैक्टर या जो दूसरे अन्य उपकरण है उसको रास्तात करने का नियम है। उसके लिए इस रेत उत्खनन को रोकने के लिए बाकायदा टास्क फोर्स का भी गठन किया हुआ, जिसमें न केवल वन विभाग, इसके अलावा जो खनन विभाग है वो और पुलिस प्रशासन और राजस्व की चारों संयुक्त टीमें जो है इन पर कार्रवाई करती हैं। लेकिन ये देखने में आता है कि इनकी कार्रवाई जो है वो नाकाफी साबित होती है और यही कारण है कि माफियाओं के हौसले बुलंद हो, लगातार लोगों की जान लेते जा रहे हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।